हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, जो लेक्चर फर्स्ट आज होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पिछले जो कुछ दिनों में हम लोग ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ाई कर रहे थे, तो कुछ पहले हम लोग चैप्टर 1 के बारे में कुछ बैचेज में, अलग अलग बैचेज में जो भी पढ़ाई हो रही थी, तो सब बैच को तो इंडिविजुअली सेपरेटली तरीके से अलग अलग तो यानी वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम सबों के लिए जो है एक कॉमन चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से कि सब बच्चे एक सही तरीके से पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे चैप्टर 1 क्या है और चैप्टर 1 के बारे में, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले चैप्टर से भी पहले आप लोग को रिप्रोडक्शन यूनिट बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले रिप्रोडक्शन, ये यूनिट का नाम है, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, जिससे कितने मार्क्स पूछे जाते हैं? 12 मार्क्स। कितने मार्क्स पूछे जाते हैं? 12 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो 12 मार्क्स पूछे जाते हैं, इसमें हम लोग बताए हुए थे कि 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। रिप्रोडक्शन यूनिट से कितने चैप्टर इंक्लूडेड है? 4 चैप्टर। इन 4 चैप्टर में से सबसे पहला जो चैप्टर था वो है हमारा चैप्टर 1। इस चैप्टर 1 का नाम है क्या? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जीवों में जनन। क्या कहते हैं? जीवों में जनन। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट हो गया। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में जो है हम लोग स्टार्ट किए हुए थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि चैप्टर का नाम क्या कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन। जनन किस में पढ़ना है? जीवों में। अर्थात जीव का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है कि ये जीव तुम ये हो या वो, किसी का कोई नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसके कारण से हम लोग का ये यहाँ पे अनंत है कि किस जीव में पढ़ना है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। एक कोशिका वाला में पढ़ेंगे या मल्टीसेलर में पढ़ेंगे या अनेक ये यूकैरियोटिक में पढ़ेंगे या प्रोकैरियोटिक में पढ़ेंगे या स्वपोषी वाले जीव में पढ़ेंगे या परपोषी वाले जीव में, इसका कोई आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसी कारण से सबसे पहले हम लोग चले गए कहाँ पे? बेसिक क्लास में जीव के बारे में। किसके बारे में? जीव के बारे में, कि आखिर जीव होता कैसा है, जीव क्या होता है, जीव किस प्रकार का होता है, उसका क्या नेचर होता है, कि क्या प्रकृति है उसका। तो उसके कारण से हम लोग चले गए थे थोड़ा सा डिटेल्स में कहाँ पे? जीव के बारे में, जो हम आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं थोड़ा सा एक सिंपली तरीके से, कि जीव जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड, जिस समय ओरिजिनेट किया हमारा ब्रह्मांड, तो उस समय जीव विभिन्न प्रकार के जीव थे। तो जीव थे तो उस समय मनुष्य तो इतना था नहीं जो कि सभी को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दे। तो उस समय मनुष्य था या नहीं था, तो ये भी कोई आइडेंटिफाई नहीं है। तो इसके काउजेशन से जो है क्या किया गया कि पूरे ब्रह्मांड के जितने भी सारे जीव थे, उनको अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना मत, अपना अपना थेसिस दिया, अपना अपना थ्योरी दिया, और उनको अलग अलग तरह से किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। किंगडम क्या है? तो जैसे किंगडम का हिंदी होता है जगत, अर्थात जगत मतलब एक लार्ज ग्रुप ऑफ, यानी क्लासिफिकेशन का जो लार्ज ग्रुप होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? किंगडम। तो किंगडम जो है सबसे बड़ा ग्रुप है, जीवों का सबसे बड़ा समूह है, जिसके अंदर अलग अलग जीवों को रखा गया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना क्या, कि जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव भी है किसके अंदर? शहर के अंदर। शहर भी है किसके अंदर? किसी राज्य के अंदर। डिस्ट्रिक्ट है, राज्य है, राज्य भी है किसके अंदर? तो देश के अंदर। सेम उसी प्रकार जो देश हो गया, और देश से भी जो पूरा वर्ल्ड हो गया, एक तरह से पूरा वर्ल्ड को हम लोग कहते हैं किंगडम। क्या कहते हैं? किंगडम। समझ गए? तो किंगडम जो है हमारा पूरे ओवरऑल किंगडम्स कहलाता है, और इसी कारण से पूरे ऑल ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में रख दिया गया। कितने किंगडम्स में रखा गया? 5 किंगडम में। 5 किंगडम में जो है सबसे पहला किंगडम जो रखा गया था वो था पहले
आया तो ऐसे पहले एनिमालिया और प्लांट ही देखा गया, जिन्होंने सबसे पहले, इससे हम थोड़ा सा 11th का भी बेसिक में चल देते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्या, कैरोलस लिनियस। क्या नाम था? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड के जितने भी जीव थे उनको देखा गया दो ही भाग में। कितने भाग में? दो भाग में। उन्होंने सबसे पहले खुद को देखा। क्या देखा? उन्होंने सबसे पहले खुद को देखा, और दूसरे रूप में देखा तो वो देखा किसको? तो वो था कोई और ऑर्गेनिज्म, अर्थात जो प्लांट था। ठीक है, तो दो रूप में देखा इन्होंने, एक जीव देखा, एक अपने आप को देखा, यानी एनिमल्स को देखा, जंतुओं को देखा जो बड़े बड़े, जो आंखों से सही से दिखाई दे रहे थे, और दूसरा देखा इन्होंने किसको? तो अलग अलग प्रकार के जीवों को। तो इसके काउजेशन से जो है उन्होंने क्या किया कि ऑल पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवों को सबसे पहले दो भाग में बांटा कैरोलस लिनियस ने। उसके बाद जब आए दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम है हेकेल, हेकेल ने सभी जीवों को तीन भाग में बांट दिया, जिसमें से एक उन्होंने अपना एक नाम दिया, ये आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए कैप्लन, उन्होंने एक और क्लासिफिकेशन दे दिया, एक और किंगडम्स का नाम दे दिया जिसका नाम था मोनेरा। उसके बाद लास्ट जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने ऑल क्लासिफिकेशन को सही तरीके से सिस्टमिक ढंग से अटैच्ड किया, जिसका नाम था क्या? आर.एच. विक्टेकर। आर.एच. विक्टेकर ने क्या किया, सभी पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवों को 5 वर्गों में रख दिया। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में, जो हम लोग 12th लेवल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सबों पर ध्यान देना है। तो ये सब तो बेसिक नेचर्स का है जो हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जीव के बारे में। ठीक है, तब हम लोग रिप्रोडक्शन चलेंगे। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन क्या है। थोड़ा लाइट कटी हुई है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग को क्लियर वीडियो आता होगा। थोड़ा सा लाइट कट गई है, आ जाएगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि जीव का हम लोग सबसे पहले जीव के बारे में हम सब लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो बताए कि जीव जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड के जीवों को फाइनली तरीके से कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। जिसमें से किसने बांटा? तो ये सबसे पहले याद रखिएगा, वो था आर.एच. विक्टेकर। कौन थे? आर.एच. विक्टेकर। आर.एच. विक्टेकर ने जो है कितने, कब? 1969 में इन्होंने पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी जीवों को 5 किंगडम में बांटा, जिसमें से सबसे पहले मोनेरा दिया। क्या दिया? मोनेरा। दूसरा दिया किंगडम, क्या दिया? प्रोटिस्टा दिया, प्रोटिस्टा। उसके बाद तीसरा था क्या? फंगी। और चौथा था प्लांटी। और पांचवा था एनिमालिया। पांचवा क्या दिया? एनिमालिया। तो इन्होंने 5 किंगडम्स दिए। कितने किंगडम्स? साफ रूप से दिखाई दे रहा है सबको? थोड़ा सा अच्छे से देखना है। ठीक है, और माइंड कंसंट्रेट करके ऑनलाइन क्लास कीजिए। बहुत सारे बच्चे का केसेस आते हैं कि ऑनलाइन क्लास करते हैं तो MB ख़त्म हो जाता है, 3 क्लास करते करते MB ख़त्म हो जाता है, ये वो। तो जो हमको व्हाट्सएप पे बोले थे सभी बच्चे, वो सब थोड़ा आराम से पढ़ाई कीजिए और मेहनत से करते रहिए, सब पॉसिबल है। और ये कुछ ही दिनों की बात है, और उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना ख़त्म हो जाएगी। अब तो बिहार में केसेस कमने लगे हैं, तो केसेस कमने लगे हैं तो उम्मीद है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर, अगर ये 21 तारीख के बाद क्या डिसीजन लेगा, इसके बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि क्या होने वाला होगा। लॉन्ग जाएगा या शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा, ये हम लोग तय करेंगे। तो और सरकार की तो मर्जी अपनी अपनी होती है। ठीक है, तो हम लोग जो अपने दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग सोचेंगे कि कब संभावित हो सकता है, तो ये इसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कब संभावित होगा। ठीक है, तो तब तक जो है हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे। और याद रखिएगा, जो ऑनलाइन क्लास हम पढ़ा भी रहे हैं वो जो है हम ऑफलाइन में भी फिर से पढ़ाएंगे, और मेहनत बेहतर तरीके से। लेकिन यहाँ का सब कुछ समझ के रहना है और बेहतर तरीके से पढ़ के भी रहना है। ठीक है, और जो बच्चे आज आए भी एडमिशन कराने के लिए, बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे नहीं आए तो अब जो है सीधा फाइनली तरीके से एडमिशन कराने के लिए अब कोरोना के बाद ही आना है। जब ऑफलाइन क्लास खुल जाएगी सही तरीके से तब एडमिशन कराना है। ठीक है, कि आज और कल जो बच्चे एडमिशन कराए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड भेज दीजिएगा, सबों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो मेहनत तरीके से पढ़ना है। और आज हम लोग थोड़ा सा ये एक तरह से कि ये ट्रायल वीडियो है जो आप लोग को पहुँचा रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार है इस साल में हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो हमको ये थोड़ा सा अंदाज़ा थोड़ा अजीब लग रहा है। तो हम लोग देखते हैं, ऑनलाइन क्लास लेने में तो जानते हैं बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, बहुत सारा।
तो हम लोग देख रहे थे कि पूरे किंगडम्स को, पूरे जीव को, पूरे ब्रह्मांड में सभी जीवों को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी, प्लांटी और एनिमालिया। ठीक है, एनिमालिया क्या बांटा? एनिमालिया। तो ये 5 किंगडम्स के बारे में हम लोग थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सबसे पहला है मोनेरा। क्या है? मोनेरा। मोनेरा मतलब मोनोसेलर अर्थात यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर एक कोशिका तथा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं? प्रोमनेफॉस, जिसके अंदर केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक मतलब केंद्रक अनुपस्थित है। और जो एक कोशिका का है तो वो तो श्योर है कि वो क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक होगा। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर हो गया जिसके अंदर आया क्या क्या? बैक्टीरिया। विभिन्न प्रकार का है, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं, वह बैक्टीरिया के रूप में भी होता है। ठीक है, और ये यू बैक्टीरिया, ये सब आते हैं किसमें? मोनेरा में। उसके बाद दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? तो प्रोटिस्टा का जो जीव है, हम लोग प्रोटिस्टा का जो जीव है उसके अंदर आते हैं यूनिसेलर और यूकैरियोटिक। अर्थात पहले जब देखा गया कि उसमें जब सबसे छोटा जीव जो था उसमें केंद्रक भी नहीं था, लेकिन उसके बाद डेवलप किया तो उसमें केंद्रक आया। तो इसके कारण से ये यूनिसेलर और यूकैरियोटिक हो गया, अर्थात एक कोशिका वाला और केंद्रक वाला जीव हो गया। उसके बाद आया फंगी। फंगी जो है वो सैप्रोबिक नेचर का होता है, जो मृत प्राणियों पर या मृत जीवों पर या मृत पौधे पर या मृत चीज़ों पर, जैसे पावरोटी, रोटी, अलग अलग प्रकार के प्लांट सब सड़े गले उन सबों पर, या पुआल सब गांव में सड़ जाते हैं उस पर ये ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका तीसरा है किंगडम प्लांटी के बारे में। तो प्लांट जो है, प्लांट का तो नेचर जानते ही हैं कि प्लांट क्या होता है। पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण करने के साथ साथ स्वपोषी होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और ये इस प्लांट कोई भी प्लांट है उस पौधे को हम लोग सही तरीके से देख पाते हैं, बारीकी से देख पाते हैं। इसके कारण से प्लांट जो हो गया मल्टीसेलर हो गया, यूकैरियोटिक हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया, क्लोरोफिलस हो गया, ग्रीन। मोस्टली प्लांट जो होता है वो ग्रीन टाइप के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एनिमालिया किंगडम पर। ठीक है, एनिमालिया किंगडम जो है क्या है कि इसके अंदर जितने भी जीव होते हैं वो मल्टीसेलर है, पैरासाइटिक नेचर का है, परजीवी होता है, दूसरे पर जीवित रहता है अपने भोजन के लिए भी और आवास के लिए भी, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक सही तरीके से समझ गए होंगे। तो सभी जीवों को यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना है कि पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवों को 5 वर्गों में, डायरेक्ट 5th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन 5 वर्गों में जो है किसने बांटा? तो 5 वर्ग में बांटा किसने? R.H. विक्टेकर ने। किसने बांटा? R.H. विक्टेकर ने 1969 में। ठीक है, तो इन्होंने जितने भी जीवों को बांटा उसके अंदर हम लोग अलग अलग प्रकार के जीवों के, जैसे प्रोटिस्टा के अंदर, मोनेरा के अंदर बताए जीव कौन कौन आता था? बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा के अंदर जो जीव दिखे, प्रोटिस्टा के अंदर जो जीव आता है वो था आपका कौन कौन? यूग्लिना, पारामीशियम, डायटम, डायनोफ्लेजिलेट्स। ठीक है, उसके बाद फंगी के अंदर अगर देखते हैं तो जैसे पक्सिनिया, पेजाइजा, वॉलवॉक्स, ये सब जो है, और भी ईस्ट जो आप लोग को 12th में भी पढ़ना। और ये सब रेड रस्ट डिजीज भी उत्पन्न करता है, ब्राउन रस्ट डिजीज धानों में, ये सब बताए हुए थे आप लोग को क्लास में, सब बैच में लगभग पढ़ा चुके थे। उसके बाद प्लांटी के बारे में, प्लांट ही है एनिमल, जंतु जितना भी देख रहे हैं, काउ, गॉट, कैट, बैट, रैट, हैन, कैन, ये सब जितना भी है सब क्या है? ये सब हो गया आपका क्या? ऑर्गेनिज्म के बारे में। और ये किंगडम एनिमालिया के अंदर का आता था। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो प्राइमरी तरीके से हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो हम बताए कि ये यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चैप्टर 1 के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 में हम लोग सबसे पहले जीव के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिए कि कितने प्रकार के जीव होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जीव जनन, तो वो जीव में पढ़ेंगे। तो जीव जो है विभिन्न प्रकार के जीव हैं इसके कॉजेशन से। तो हम लोग चलते हैं, इसको मिटावें। तो ये तो हम लोग पढ़ा भी चुके हैं बेसिक क्लास में। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो ऑफलाइन क्लास जब स्टार्ट होगी तो उस समय भी आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा अलग बैच दे करके। जिसको बेसिक क्लास नहीं पढ़े हुए हैं तो वो चाहते हैं कि बेसिक क्लास पढ़ेंगे तो वो ऑफलाइन के बाद एक अलग सेपरेटली क्लास रख दिया जाएगा। और यहाँ जो ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं तो इसमें हमको खुद से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि बच्चे कितने मोबाइल देख करके पढ़ते हैं, पता नहीं।
तो इसके काउजेशन से जो है जितने भी ऑनलाइन भी क्लास ले रहे हैं, ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हम जितना भी अपलोड करते चले जाएंगे, इनका सबों का क्लास फिर जैसे ही 10-15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर जैसे ही खुल जाती है, तो फिर हम एक अलग सेपरेट क्लास दे करके जिस बच्चे को ऑनलाइन में थोड़ा थोड़ा समझ में दिक्कतें होंगी उसको वहाँ पे हम पढ़ा देंगे चैप्टर 1 से शुरू से, ठीक है। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है कि हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारा तकलीफ़ें बच्चे सोचते हैं कि बहुत सारे बच्चे का केसेस देखें कि मोबाइल नहीं है तो नेट नहीं है, तो ये सब कोई तकलीफ़ नहीं झेलना है। जो पढ़ सकते हैं पढ़िए और मेहनत से लिख करके रखिए, कम से कम इतना कीजिए कि लिख करके बढ़िया से रखिए और एक एक बार रिवाइज कीजिए। और जितना लिखाएंगे ये समझिए कि जितना लिखाते हैं सही से उतना बेहतर तरीके से आप समझ जाइएगा, ठीक है। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे। और जो बच्चे भागलपुर में हैं याद रखिए कि मेहनत से यहीं पे तब तक रुके रहिए जब तक कि विषम परिस्थिति ना आ जाती है, ठीक है। क्योंकि घर जाइएगा तो याद रखिए बहुत सारे बच्चे हैं कि घर चले जाते हैं तुरंत छोड़ करके भागलपुर, बहुत सारे टीचर भी कह देते हैं चले जाओ घर। तो घर जाने के बाद स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है कि वहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता बच्चे का। हाँ, सुख तो मिलता है और अच्छा भी लगता है, लेकिन घर से पढ़ाई बहुत कम हो पाती है बच्चे का, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब रहता है हमेशा। इसीलिए जो बच्चे यहाँ रुके हुए हैं, जो भी आज बच्चे सब एडमिशन कराने के लिए आए हुए थे तो बोल रहे थे ये सब बात, तो अच्छी बात है, यहाँ पे रुके हुए हैं, टिके रहिए और देख लीजिए। अगर बेहतर समय आ जाता है तो ठीक है, नहीं आएगा तब लास्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करने वाले हैं, ठीक है। और याद रखिए मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, और जितना पढ़ाएंगे अभी भी वो हम बाद में भी हम फिर ऑफलाइन में भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में हमें कोई भी पता नहीं चलता है कि हमारे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। 50% बच्चे पढ़िएगा, 50% नहीं पढ़िएगा, तो इससे हमें को दिक्कत हो जाएगा, बच्चे को भी दिक्कत हो जाएगा। बात समझ गए। तो चलिए हम लोग चैप्टर 1 में हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा सुन लिए, कैसा कैसा जीव होता है, किस तरह का। अब हम लोग चलेंगे रिप्रोडक्शन। हम लोग जितना भी जीव के बारे में भी आपको डिटेल्स बताए, उसी जीव के एक एक के जीव के बारे में ही हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहला टॉपिक पे कि रिप्रोडक्शन क्या है। देखिए रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जनन या प्रजनन, जनन या प्रजनन, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, जनन या प्रजनन। तो री पहला वर्ड है री, और दूसरा वर्ड क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, किसी चीज़ों का प्रोड्यूस कर रहा है। कोई भी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं हम बता रहे हैं कि मनुष्य ही होगा या प्लांट ही होगा या बैक्टीरिया ही होगा या वायरस ही होगा, ये इसमें यहाँ पे कोई नाम नहीं है, कोई इसका नाम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग सीधा सिंपल समझ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, री और प्लस प्रोडक्शन, चाहे कोई भी तरह का कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है तो उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन तब कहेंगे जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब किसी भी जीव के अंदर, उसके सेल के अंदर एक वाइटल कैपेसिटी का प्रोसेस हो। वाइटल कैपेसिटी जैविक क्षमता, हिंदी में कहते हैं उसको जैविक क्षमता। ये जैविक क्षमता क्या है, तो इस जैविक क्षमता के माध्यम से ही यानी जिस प्रकार का सेल है सेम उसी प्रकार का सेल आइडेंटिकल दूसरा सेल निर्माण हो जाता है, उसको कहते हैं वाइटल प्रोसेस, यानी जैविक क्षमता, ठीक है। तो कोई भी जीव है, कोई भी जीव हो, उसके अंदर एक जैविक क्षमता होता है। उस जैविक क्षमता के माध्यम से क्या करते हैं, अपने ही प्रकार के संतति को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है ये सब समझ गए हम लोग। री और प्लस प्रोडक्शन, यानी पुनः किसी भी कोई भी जीव है वो अपने ही प्रकार के पुनः रिप्रोडक्शन करते रहता है, यानी अपने ही प्रकार के संतति को जन्म देते रहता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो भी और हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो भी लिखिएगा। सबसे पहले रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन लिखिएगा। सब लोग ध्यान कंसंट्रेट करके आप रिप्रोडक्शन का लैंग्वेज लिखिए। और जो अगर बच्चे लैंग्वेज लिख चुके हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम हो सकता है कि हम थोड़ा सा बदलाव कर दें उसमें, या हो सकता है कि अलग लैंग्वेज बोल दें, ये तो मुँह की बानी है। तो हमेशा अलग अलग तरीके से भी होती है, जितने टाइम से आप लोग अलग अलग तरीके से पढ़िएगा तो अलग अलग तरीके से हो जाएगा लैंग्वेज। अगर किसी बच्चे को कॉपी में लिखा चुके हैं तो लिखा दिए हैं, जैसा लिखा है वही सही है, उसी के लेवल में रहना है। हम थोड़ा पीछे से इसलिए चल रहे हैं ताकि सब लोग सही से समझ जाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जनन के बारे में समझेंगे। तो लिखिए, इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा दैट
इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लीजिएगा, दैट वाइटल कैपेसिटी इन विच एनी ऑर्गेनिज्म through obtained young ones, then it is called as reproduction. हिंदी मीडियम लिखिएगा, वह जैविक प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई जीव अपने ही प्रकार के संतति को जन्म देता है, तब उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बेहतर तरीके से सब लोग समझ रहे हैं। आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और इंट्रोड्यूस के दौरान ये सब समझेंगे। तो क्या समझे हम लोग, डेफिनेशन में भी यही सीखे कि किसी भी जीव के अंदर पाए जाने वाला वह जैविक क्षमता जिसके माध्यम से क्या करता है, वो अपने ही प्रकार के संतति को जन्म देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, रिप्रोडक्शन, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर जनन जो है किसी जीवों में जो दिया गया, क्यों दिया गया, आखिर क्या जरूरी था, क्या एसेंशियल था रिप्रोडक्शन देने का। नेचर तो ऐसे ही, मनुष्य भी आया, अलग अलग जीव ऐसे ही ग्रोथ किया, पहले तो इवोल्यूशन ही हुआ। ऐसा तो कोई देखा नहीं गया कि पहले रिप्रोडक्शन होकर के माध्यम से, उसके माध्यम से आया कुछ भी जीव, तो पहले इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन होने के दौरान क्या दिया, तो उन्होंने प्रकृति जो है, नेचर हमेशा जो है इवोल्यूट ऑर्गेनिज्म को नहीं कर पाता, क्योंकि रिप्रोडक्शन ये इवोल्यूशन जो है रुक गया। इवोल्यूशन रुकने के बाद क्या होगा कि इवोल्यूशन में भी रिट्रोग्रेसिव होने लगा, यानी कि धीरे धीरे कुछ जो है जीव विलुप्त होने लगे, जो इवोल्यूट भी किए हुए थे उसका, जैसे डायनासोर, एकिडना, प्लेटिपस, बहुत सारे ऐसे आर्कियोप्टेरिक्स, इस तरह से बहुत सारे जीव थे जो धीरे धीरे जो है क्या हो गया, डिस्ट्रॉय कर गए। यानी इवोल्यूशन हुआ, उनका भी बहुत बड़ा विशाल जीव बने, लेकिन सब लोग धीरे धीरे ख़त्म हो गए। तो इसके कारण से और नेचर ने भी अलग अलग तरीके का एक मेथड बनाया, जिसको हम लोग नाम दिए क्या, रिप्रोडक्शन। तो इस मेथड के माध्यम से ही क्या किया कि कोई भी जीव अपने ही प्रकार के संतति को जन्म दिया, और उन्होंने अपना ही संतति अर्थात अपना जनरेशन क्या किया, मेंटेन रखा। तो इसके कारण से प्रकृति जो है सबों के, हर एक ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव है, सजीव हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या दिया, रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी दिया, यानी वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम लोग एक प्रोसेस के नाम से दिए रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसी रिप्रोडक्शन के माध्यम से कोई भी जीव क्या करता है, अपने जनसंख्या को बढ़ाता है, अपने ही प्रकार की संख्या को बढ़ाता है। और उसके बाद दूसरा रूल हो गया कि इन्होंने ही अपने ही प्रकार के प्रजाति को क्या करता है, बैलेंस में रखता है या मेंटेनेंस में रखता है, यानी वंशों को कायम रखता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे क्या, और एक मिनट ये भी आप लोग को बताए होंगे कि रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा मेथड भी हम लोग समझाएंगे, लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखते थे कि रिप्रोडक्शन जो है क्या था, कोई पेरेंट था, जो डेफिनेशन के नीचे ही लिखिएगा, जो डेफिनेशन अभी लिखा है वही डेफिनेशन के नीचे लिख लीजिएगा आप लोग। क्या, कोई भी पेरेंट है, यानी जनक, क्या है, पेरेंट, जनक। ठीक है, इस जनक के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्शन अर्थात जनन। और ये एक प्रकार का वाइटल कैपेसिटी है, जो जनन के माध्यम से ही अपने ही प्रकार के संतति को जन्म देता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ऑफ स्प्रिंग। कोई हायर बुक में ऑफ स्प्रिंग नाम देती है, कोई अलग अलग बुक्स, अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरीके से इसी वर्ड को मॉडिफाई करके अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे प्रोजेनी, या इसी को अलग तरीके से लिखते हैं क्या, डाउटर। क्या लिखते हैं, डाउटर, या इसी को अलग तरीके से लिखते हैं क्या, यंग वंश। ठीक है, और समूह को एक ही नाम से पुकारा जाता है हिंदी में क्या, संतति।
एकदम सीधा सिंपल मीनिंग है क्या, संतति। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि रिप्रोडक्शन कोई भी पेरेंट है अर्थात कोई भी जीव उसका पेरेंट ही हो जाएगा, उनके बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, चाहे अमीबा हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुत्ता भेड़ बकरी कुछ भी हो, तो उसके जो जिससे वो जन्म लिया वो उसके लिए क्या हो गया, पेरेंट हो गया। ठीक है, तो उस पेरेंट के अंदर रिप्रोडक्शन हुआ और रिप्रोडक्शन के माध्यम से क्या किया, तो अपने ही प्रकार के संतति को जन्म दिया, जिसको हम लोग कह दिए रिप्रोडक्शन अर्थात ऑफस्प्रिंग, जिसका नाम अलग अलग तरीके से पड़ा, ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, डॉटर, यंग वंस। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख लिए जल्द से, इसको थोड़ा लिख लीजिए आप लोग सही तरीके से या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। और अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, आखिर रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग देंगे हम लोग चलिए, तो हम लोग हेडिंग देते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका हिंदी होता है जनन के महत्व या विशेषताएं, जनन के महत्व या विशेषताएं। ठीक है, जनन के महत्व या विशेषता क्या है, तो दो विशेषता हम लोग बताए हुए थे और जो बैच में नहीं पढ़ाए थे वो आराम से लिख लीजिएगा यहाँ से भी। ठीक है, तो जनन का दो विशेषता, पहला क्या है कि इन्होंने अपने जनसंख्या को बैलेंस में रखने के लिए अर्थात मेंटेनेंस करने के लिए, ताकि हम चले जाएं तो हमारे बेटे रहे, हमारे बेटे चले जाए फिर तो उसके बेटे रहें, तो इस तरह से अपना जनसंख्या या अपना प्रजाति को बैलेंस में रखने के लिए उसके लिए रिप्रोडक्शन आया। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट इंग्लिश में लिखिएगा तो लिखिएगा मेंटेनेंस ऑफ जनरेशन या मेंटेनेंस ऑफ आवर जनरेशन। दूसरा पॉइंट फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और पॉपुलेशन ग्रोथ लिखेंगे, एक्सप्लोजन तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, तो फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे पहला अपने वंशों को कायम रखने के लिए, नंबर 1 अपने वंशों को कायम रखने के लिए। ठीक है, और दूसरा हम लोग लिखेंगे अपने जनसंख्या में वृद्धि के लिए, अपने जनसंख्या में वृद्धि के लिए। तो यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एक पहला रूल नियम, यहाँ पहला इसका इम्पोर्टेंस क्या दिया हुआ था कि अपने जनसंख्या को बैलेंस यानी मेंटेनेंस रखने के लिए, वंश को कायम रखने के लिए। ठीक है, ये तो सब जीवों पर लागू होता है, लेकिन दूसरे में लिखा हुआ था क्या, अपने जनसंख्या को वृद्धि करने के लिए यानी अपने पॉपुलेशन ग्रोथ करने के लिए। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है सिर्फ मनुष्य पर एक क्या हो गया, कंट्रोल हो गया, मनुष्य पर ये सरकार प्रतिबंध लगा दी, लेकिन अदर जीवों में चाहे वो प्लांट हो, गोभी हो, बैगन हो, मिर्ची हो या कोई भी प्लांट, कोई भी किसी चीज़ों का प्लांट हो, कोई फल सब्जियों का प्लांट हो या कोई जीव हो जैसे मुर्गा, जैसे आपका मछली, इन सबों में जैसे हनी भी, इन सबों में हमेशा चाहता है साइंटिस्ट या हमेशा लोग भी चाहता है कि हमेशा रिप्रोडक्शन इसमें होते रहे और कितना अत्यधिक मात्रा में, कितना तीव्र गति में रिप्रोडक्शन हो, ताकि हमको उच्च से उच्च मात्रा में और अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाले, अच्छे से अच्छे क्वांटिटी वाले मिल्क प्रोड्यूस हो सके, अंडे प्राप्ति हो सके, मीट प्राप्ति हो सके। इस पर्पज़ से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को इम्पोर्टेंस देते हैं, रिप्रोडक्शन में ज़्यादातर वृद्धि कराते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से अलग अलग तरह के हाइब्रिड बनाते हैं, अलग अलग तरह के, ताकि अलग अलग नस्ल के बनाते हैं, ताकि हाइब्रिड से हाइब्रिड नस्ल का 2 महीने में 2 किलो का मुर्गा हो जाए, 2 महीने में 1 अंडे मिल जाए हमको। तो इस तरह से बढ़ते जनसंख्या के अनुसार इस तरह से अलग अलग प्रकार का प्रोसेस निकालते चला गया। ठीक है, तो इस चीज़ों को हम लोग आज समझेंगे और बेहतर तरीके से हम लोग, उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। तो पहला रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन लिखा है और दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, और बीच में थोड़ा सा लिखा है आप लोग को रिप्रोडक्शन का, कैसे रिप्रोडक्शन होता है कोई पेरेंट में और उससे क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज तो हम ये ट्रायल दे रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग थोड़ा सा लाइक कीजिएगा और लाइक से ही हमको पता चलेगा कि आप लोग कितने यहाँ से हम जो पढ़ा रहे हैं तो इससे कितने सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, और हमको ज़रूर ग्रुप में बताइएगा और कमेंट में भी हमको बताइएगा कि किस तरह से पढ़ाई लगा आप लोग को। तो अगर अच्छा लगता होगा और समझ में भी बेहतर तरीके से आता होगा तो इसी तरह से हम चलते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ठीक है,
तो मेहनत करते रहिए और धीरे धीरे क्लास जो है रफ्तार हो जाएगी, यानी कि धीरे धीरे आराम आराम से आगे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। तो इसी तरीके से आज थोड़ा कम पढ़ाई इसलिए ताकि आप लोग स्टेबल हो सके, ठीक है। और आज पहला क्लास था जिसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा शुरू टॉपिक से ही, तो उम्मीद है आप लोग बेहतर तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे आप लोग के साथीगण जो नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको एक बार ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि अपना सेल्फी फ़ोटो या अपना फ़ोटो खींच करके और बैच टाइम और रोल नंबर, ये बैच टाइम लिख करके भेज दे। और अगर किसी बच्चे के पास आइडेंटिटी कार्ड है तो वो आइडेंटिटी कार्ड भेज दे। अगर जिसका एडमिशन नहीं भी हुआ है तो वो डायरेक्ट हमको फ़ोटो भेज दे कि हम इस बैच में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसको ऐड कर देंगे, वो तब तक पढ़िए। और जैसे ये कोरोना ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जब कोचिंग खुल जाएगा तो तब आकर के एडमिशन करा लीजिएगा आप लोग। तो अभी बेहिचक जो है बिंदास होकर के अपना पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक यू एंड सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।